गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट नंबर 5 ये रहने वाला है और इस सीरीज को हम आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि याद रखें इस सीरीज से आपके डबल बेनिफिट होने वाले हैं। इससे आपके क्वेश्चन से साथ साथ कवर भी हो जाएंगे और आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर ज़रूर दबा दे, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशनल फ्लड का दूसरा चरण कब चलाया गया था। क्या आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो सेकंड फेज है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेशनल फ्लड है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ऑपरेशनल फ्लड की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 1970 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब इसको चलाया क्यों गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। क्यों चलाया गया था, याद रखिए इसे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे चलाया गया था। ठीक है, ये हुआ इसके बेसिक नॉलेज। और इसके साथ साथ याद रखिएगा जो ऑपरेशनल फ्लड है ये 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था। अब कौन कौन से चरण है, कब से कब तक चले थे, ये आपको जानना है। तो अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑपरेशनल फ्लड का जो सेकंड फेज है, मतलब जो दूसरा चरण है, ये कब से कब तक चला था। 1970 से 1981, 1981 से 1985, 1980 से 1991 या फिर 1987 से 1994। आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो अभी मैं इसे हम डायरेक्ट समझ लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का जो फर्स्ट फेज थी, मतलब प्रथम चरण था, ये कब से कब तक चला था। याद रखिएगा 1970 से 1981 तक। अगर आपसे पूछता है सेकंड फेज, तो याद रखिएगा सेकंड फेज चली थी इसकी, ये चली थी 1980 से 1991 तक। और अगर हम बात करते हैं थर्ड फेज, तो इसका जो थर्ड फेज था याद रखिएगा ये चला था 1987 से 1994 तक। ठीक है, याद रहेंगे कि इसका जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज की शुरुआत की गई थी 1970 में और ये कब तक चला था, 1981 तक। सेकंड फेज है 1980 में स्टार्ट किया गया था, मतलब 1981 में, और ये चलाया गया था 1991 तक। और जो थर्ड चरण है, सॉरी यहाँ पर ये है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 1981 से 1985 तक सेकंड चरण चला था और जो थर्ड चरण चला था याद रखिएगा 1987 से 1994 तक चला था। आप डायरेक्ट यहाँ पर नोट कर सकते हो फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। ठीक है, ये 3 चरणों में चला था और ये खत्म हो गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, और ये सफल भी हुआ था, दुग्ध उत्पादन बढ़ गया था इसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दुग्ध दोहन पूरा हो जाना चाहिए, मतलब आपको यहाँ पर एक टाइम लिमिट पूछी गई है कि कितने समय में दूध दोहन कर लेना चाहिए। 7 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में या फिर 15 मिनट में। तो जो सामान्य जो टाइम दिया गया है आपको कि दूध दोहन इतने समय में कम से कम हो जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा वो दिया गया है 5 से 7 मिनट। कितना टाइम दिया गया है याद रखिएगा, जो अगर आप साइंटिफिक तरीके से अगर आप निकालते हो तो 5 से 7 मिनट तक आपका जो दूध है ये दोहन हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा है क्रीम में न्यूनतम वसा प्रतिशत पायस्ता है। क्या पूछा गया कि न्यूनतम जो वसा प्रतिशत है ये कितना पायस्ता है। तो याद रखिएगा मुख्यतः क्रीम 3 प्रकार की होती है। एक होती है पतली क्रीम, एक होती है मध्यम क्रीम और एक होती है गाढ़ी क्रीम। तीनों आपने पढ़ी होगी, क्योंकि याद रखिएगा इनसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहली होती है पतली, उसके बाद में आती है मध्यम और उसके बाद में आती है गाढ़ी। तो अगर हम बात करते हैं पतली, तो याद रखिएगा पतली की जो वसा प्रतिशत है ये कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मध्यम, तो मध्यम की याद रखिएगा 25 से 45 होती है। और अगर हम बात करते हैं गाढ़ी, तो गाढ़ी की याद रखिएगा 45 से 60 या फिर 65% होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रीम पकाते समय कौन से जीवाणु सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, क्रीम पकाते समय, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि क्रीम बनाते समय
इसमें कौन कौन से जो जीवाणु है ये सहायता करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस सिट्रोवोगर या फिर इनमें से उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए ये याद रखिएगा, सभी क्रीम बनाने में सहायता करते हैं। मतलब राइट आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मक्खन में मांग के अनुसार नमक कितना डालना चाहिए। मक्खन की जो मांग होती है, मतलब मक्खन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसमें नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2 से 3%, 1 से 2%, 4 से 5% या फिर 5 से 5.5%। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और जल्दी से जल्दी आपको बताना है कि ए, बी, सी या फिर डी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है मक्खन में जो नमक कितना डालना चाहिए, तो ये ओनली फॉर 2 से 3% डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है गाय के घी में पीलापन क्यों होता है। आपने देखा होगा, याद रखिएगा, गाय का दूध होता है हल्के पीलेपन का होता है, और इसीलिए याद रखिएगा गाय का जो घी निकलता है, गाय के दूध से जो घी निकलता है ये भी क्या होता है? हल्के पीले कलर का होता है। लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या होता है? विटामिन ए के कारण, कैरोटीन के कारण, विटामिन बी के कारण या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी से आपको राइट आंसर पहचाना है, तो जल्दी से पहचानिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है गाय के घी में जो पीलापन होता है ये क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण होता है। कितना होता है या फिर किसके कारण होता है? याद रखिएगा, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दुग्ध को अम्ल द्वारा फाड़कर किसको तैयार किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और इनमें से आपको पहचानना है कि ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसे दूध को फाड़कर तैयार किया जाता है। ठीक है, मावा, समेटा, ये सेपरेट है, समेटा नहीं है, सेपरेटा, छेना या फिर क्रीम। तो याद रखिए, इनमें से ऐसा कौन सा उत्पाद है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे दूध को फाड़कर तैयार किया जाता है, तो होता है, याद रखिएगा, छेना होता है। कौन सा होता है? छेना होता है, जिसे याद रखिएगा दूध को फाड़कर तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है जो छेना है ये किसका सबसे अच्छा बनता है, तो ये बनता है गाय के दूध का सबसे अच्छा बनता है। और मावा सबसे बेस्ट किसका बनता है? सबसे अच्छा किसका बनता है? याद रखिएगा, भैंस के दूध का बनता है। गाय के दूध का सबसे अच्छा छेना बनता है, भैंस के दूध का सबसे अच्छा मावा बनता है। मावा जिसे आप खोवा के नाम से भी जानते हो, तो मावा उसी को बोला जाता है। ठीक है, मावा या खोवा दोनों एक ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे। इस क्वेश्चन को हमने कल भी आपको सोल्व करवाया था, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि निम्न में से रेनेट किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है एबोमेजम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विश्व में पनीर की कौन सी किस्म सर्वाधिक पसंद की जाती है। अब याद रखिए, जो आप पनीर बनाते हो तो इसकी कुछ किस्में भी होती है या फिर इनको एक अलग नाम दिया गया है। ठीक है, पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। तो पहले यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लीजिए कि ढाका, सुरती, चेदार या फिर बंडल। ठीक है, याद रखिए, इनको कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, पनीर की कुछ किस्में हैं उनको। तो इनमें से आपको पहचाना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा किसे माना गया है। तो याद रखिए, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है उनमें से जो चेदार प्रकार का जो पनीर होता है ये सबसे अच्छा माना गया है। कौन सा माना गया है? चेदार नामक पनीर को सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि काउ मिस किस पशु के दूध से बनता है। याद रखिएगा, काउ मिस क्या होता है? एक बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब उप उत्पाद होता है। ये किससे तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी को पहचान है कि जो काउ मिस है, जो कि एक बाई प्रोडक्ट होता है, ये किसके दूध से तैयार किया जाता है? गाय के, भैंस के, बकरी के या फिर घोड़ी के। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है काउ मिस, तो काउ मिस किससे तैयार किया जाता है या फिर किसके दूध से तैयार किया जाता है? ये क्या है? घोड़ी के दूध से तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि योगर्ट किस देश का प्राचीन खाद्य पदार्थ है। शायद ये आपके नहीं है सिलेबस में, तो इसे आप छोड़ भी सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर अगर हम जाने तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है। तो याद रखिएगा कि ये जो प्राचीन खाद्य पदार्थ होता है ये होता है बुल्गारिया का होता है। किसका होता है? बुल्गारिया का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए किस सूचक
किस सूचक मतलब किस इंडिकेटर का प्लांट किया जाता है, किस इंडिकेटर का यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है कि मैथिलीन ब्लू, फिनोप्थेलिन, मिथाइल रेड या फिर मिथाइल ऑरेंज। आपने बहुत सारी याद रखी केमिकल से जो रिएक्शंस आपने पढ़ी होगी, तो केमिकल जो रिएक्शन होती है उनमें एक इंडिकेटर होता है, मतलब उसको सूचित करता है। ठीक है, आप जब भी मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तो उसके लिए एक इंडिकेटर आप यूज़ करते हो, जिससे ये पता चलता है कि वो रिएक्शन सफल हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, अगर आपने कभी भी लेबोरेटरी में ये प्रयोग किए हैं या फिर आप कभी भी लैब में गए हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक इंडिकेटर होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दूध की अम्लता हम जब ज्ञात करते हैं तो इसके लिए जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं वो कौन सा लेते हैं। तो याद रखिएगा ये लिया जाता है फिनोप्थेलिन लिया जाता है। कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए, वो लिया जाता है फिनोप्थेलिन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि दूध में कौन से सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म तत्व है जो कि दूध में पाया जाता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या फिर ये उपयुक्त सभी, मतलब इनमें से आपको पहचाना है कि इनमें से ऐसा कौन सा सूक्ष्म तत्व है या फिर कौन सा ऐसा तत्व है जो कि दूध में पाया जाता है। मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या फिर ये सभी। तो याद रखिए यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ये सभी पाए जाते हैं, मतलब मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन रहेगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि दूध में मैग्नीशियम पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है और तांबा भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाय के ताजे दूध का पीएच का औसत मान कितना होता है, मतलब पीएच आपको पहचाना है। अब याद रखिएगा गाय या भैंस, अगर आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलता है कि गाय या भैंस, तो इन दोनों के पीएच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ताज़ा दूध होता है, जो ताज़ा दूध होता है इसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार क्लियर भी कराया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर पहचाना है कि 6.5 से 6.7, 6.8 से 7%, या फिर 7 से 7.2, 7.1 से 7.5। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पीएच ताजे दूध का। तो जल्दी से बताएंगे कि पीएच कितना होता है, 6.5 से 6.7, 6.8 से 7.0, 7.0 से 7.2 या फिर 7.1 से 7.5। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है ताजे दूध का पीएच मान तो ये कितना होता है, ये होता है 6.5 से 6.7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से दूध का आपेक्षिक घनत्व सामान्यतः अधिक होता है, गाय के दूध का, भैंस के दूध का, बकरी के दूध का या फिर मक्खनिया दूध का। मतलब यहाँ पर आपको कुछ दूध के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए गाय का दूध हुआ, भैंस का दूध हुआ, बकरी का दूध हुआ या फिर मक्खनिया दूध हुआ। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आपेक्षिक घनत्व किसका होता है, यह आपको पहचाना है। तो इसके लिए आपको सभी की वैल्यू पता होना चाहिए, और जब आपको ये पता चलेगा कि इनकी वैल्यू क्या है तब आपका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व, तो इन यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा होता है, किसका होता है, भैंस के दूध का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाय के ब्याने के तुरंत बाद आयन से निकलने वाला जो स्त्राव होता है इसको क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा गाय हो या फिर भैंस, इनके ब्याने के तुरंत बाद आयन से जो निकलने वाला जो स्त्राव है इसे क्या बोला जाता है। और ये डेफिनेशन में आपने आपको कई बार क्लियर कराई है, तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उनमें से आपको जल्दी से पहचाना है कि गाय या भैंस के ब्याने के तुरंत बाद आयन से जो स्त्राव होता है उसे क्या बोला जाता है। सेपरेटर दूध, वसीय दूध, अपशिष्ट दूध या फिर खीस। तो क्या बोला जाता है, याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि खीस बोला जाता है। गाय के या फिर भैंस के ब्याने के तुरंत बाद जो आयन से निकलने वाला जो स्त्राव होता है इसे क्या बोला जाता है, खीस बोला जाता है। और खीस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और कोलेस्ट्रॉल का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। याद रखिएगा खीस से संबंधित बहुत 1 2 3 4 लगभग 4 क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि पशु के तुरंत बाद जो स्त्राव होता है उसे क्या बोला जाता है, खीस बोला जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो खनिज मतलब जो खीस होता है ये बछड़े को जो पिलाया जाता है, ये कितना पिलाया जाता है, तो ये पिलाया जाता है जो बछड़ा होता है उसके शरीर भार का 10वां हिस्सा।
कितना पिला जाता है, उसके शरीर भार का 10वां हिस्सा उसे पिलाया जाता है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो खीस है इसे बछड़े को क्यों पिलाना चाहिए, इसका रीजन क्या होता है। तो याद रखें ये उसमें क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। मुख्यतः याद रखिए कि ये सारे पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस आपको लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दूध की विद्युत चालकता कितनी होती है। क्या पूछा गया यहाँ पर, विद्युत चालकता कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस आप देख लीजिए, यहाँ पर चारों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर क्या होगा ये आपको पहचाना है। तो जल्दी से कमेंट करिए ए, बी, सी या फिर डी। दूध की विद्युत चालकता सामान्यतः कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है दूध की विद्युत चालकता तो ये होती है 0.003 से 0.005 मिली मोहस। इसकी यूनिट क्या होती है, इसको आप ज़रूर याद रखें, मिली मोहस, मिली मोहस। ठीक है, ये यूनिट भी आपसे एग्जाम में पूछी गई थी कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, मतलब विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है। तब आपको क्या बताना है, MHO, और MHO का मतलब क्या होता है, मिली मोहस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है। यहाँ पर ऐसे आपका ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रियम। क्या होता है बरसीम का वानस्पतिक नाम, ये होता है ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रियम। इसके साथ साथ बरसीम लेग्यूमिनेसी का प्लांट है। इसका प्रयोग मुख्यतः चारा फसल के लिए किया जाता है। इसे चारे वाली फसलों का राजा बोला जाता है। और इसका सेकंड नाम क्या होता है, इजिप्शियन क्लोवर होता है। बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जाना जाता है। बरसीम का कुल कौन सा होता है, लेग्यूमिनेसी होता है। बरसीम का प्रयोग चारे फसलों के लिए किया जाता है। और बरसीम को एक उपनाम दिया गया है, वो क्या दिया गया है, चारे वाली फसलों का राजा बोला गया है। ठीक है, चारों पॉइंट से यानी याद रखिएगा, चारों पॉइंट आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको चारों ऑप्शंस याद जरूर रखना है। ठीक है, सबसे पहले इजिप्शियन क्लोवर, सेकंड पॉइंट लेग्यूमिनेसी, थर्ड पॉइंट चारे वाली फसल है, फोर्थ पॉइंट चारे वाली फसलों का राजा भी बरसीम को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि किण्वन द्वारा रसीले चारे के रूप में सुरक्षित रखे गए चारे को क्या कहा जाता है। किण्वन द्वारा रसीले जो चारा होता है उसे सुरक्षित रखे जाने चारे को क्या नाम दिया गया या फिर क्या कहा जाता है। साइलेज, हे, सूखा चारा या फिर हरा चारा। आपको क्या लगता है किसका राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, किसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है किण्वन के द्वारा जो रसीला चारा बनता है, जो कि क्या होता है, एक सुरक्षित चारा होता है, तो इसे क्या नाम दिया गया है, इसे दिया गया है, याद रखिएगा, साइलेज दिया गया है। और ये साइलेज जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उस गड्ढे को क्या बोला जाता है, साइलो बोला जाता है। साइलेज जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, साइलो बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि हे बनाते समय सूर्य के प्रकाश में निम्न में से किसकी हानि हो जाती है। मतलब अगर आप हे भी क्या होता है, एक प्रकार का संरक्षित चारा ही होता है, और अगर आप इसे धूप में सुखाते हो तो उससे क्या होता है, उसकी क्या कमी है, ये आपको पहचाननी है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो जल्दी से राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि शर्करा की, प्रोटीन की, कैरोटीन और विटामिन की या फिर संपूर्ण पाच्य तत्व के किसकी हानि हो जाती है। वैसे याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हे होता है इसे सामान्यतः सुखाया जाता है छायावां। कहाँ पर इसे सुखाया जाता है, याद रखिएगा, ये सुखाया जाता है इसे छाया में। लेकिन आपको क्वेश्चन में इसका थोड़ा सा विपरीत पूछा गया है कि अगर आप इसे सूर्य के प्रकाश में सुखाते हो तो इससे क्या हानि होगी। ठीक है, तो यही तो आपको पहचाननी है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि शर्करा की, प्रोटीन की, कैरोटीन तथा विटामिन की या फिर संपूर्ण पाच्य तत्व की। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछता है हे को अगर सूर्य के प्रकाश में सुखा दिया है तो इससे क्या होगा, इससे याद रखिए कैरोटीन और विटामिन की कमी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सामान्यतः हे को छाया में सुखा जाता है, लेकिन अगर इसे धूप में सुखा दिया जाता है तो इससे क्या होगा, याद रखिएगा कि इसमें जो पाई जाती है जो कैरोटीन या फिर इसमें जो विटामिन पाए जाते हैं,
ये क्या हो जाएंगे, इनकी कमी हो जाएगी या फिर इनका लॉस हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश में नहीं सुखाना चाहिए, बल्कि कहाँ पर सुखाना चाहिए, छाया में हे को सुखाना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि साइलेज सबसे बेस्ट मक्का का बनता है और हे सबसे अच्छा बरसीम का बनता है। साइलेज मक्का का बनता है और हे सबसे अच्छा बरसीम का बनता है। ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो राजस्थान जीके की क्लास है ये हमारे सेकंड चैनल पर लगाई जा रही है, तो उसका टाइम भी 8 बजे है। तो पहले आपका सेकंड चैनल पर हमारी शाम की क्लास लगेगी, उसके बाद में इस चैनल पर हमारी क्लास लगेगी। इसलिए अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सर्च कर लीजिए एग्री बाय दीपक सर, वहाँ पर आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो भी राजस्थान जीके की क्लास है वो वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है।